दोस्तों, क्या आप आज की 30 बड़ी खबरें और उनके 180 सॉलिड फैक्ट्स कवर करने के लिए तैयार हैं? और मैं लेकर आया हूं बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए वो करंट अफेयर्स जो सीधे पेपर में छपेंगे। आज हम 14 और 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। 15 अप्रैल को यूनेस्को के सहयोग से विश्व कला दिवस मनाया जाता है, जो कि दा विंची की जयंती भी है। राइट। और 2026 के लिए इसकी थीम रखी गई है आर्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड चेंज। अब दा विंची का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मोनालिसा। हाँ, वो रहस्यमयी मुस्कान, बिल्कुल। लेकिन सोर्सेज में जो बात बार बार हाईलाइट हो रही है वो ये कि उनका काम सिर्फ कैनवस तक सीमित नहीं था। वो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी और एनाटॉमी के भी उतने ही बड़े रिसर्चर थे। असल में दा विंची के लिए कला और साइंस कोई अलग चीजें नहीं थी। जैसे अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्योरा का बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। ये कोई जादू नहीं है, प्योर ज्योमेट्री है। अच्छा, वो अंधेरे कमरे में जो एक छोटा सा छेद होता है? हाँ, बिल्कुल भाई। जब बाहर से लाइट उस छोटे से पॉइंट से गुजरती है तो किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जिसके कारण अंदर की दीवार पर बाहर के दृश्य की एकदम सटीक पर उल्टी तस्वीर बन जाती है। ओह वाओ! दा विंची ने यही समझा कि इंसानी आंख भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। और उनका जो एनाटॉमी का अध्ययन था वो इतना सटीक था कि उन्होंने नसों और मांसपेशियों को एक मशीन की तरह मैकेनिक्स के नजरिए से देखा। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, मानव शरीर को मशीन की तरह समझना और मशीन्स में सटीकता लाना। और यही सटीकता आज हमारे समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। सही बात है। जैसे दा विंची ने मानव शरीर की श्रम को समझा था, आज हमारा स्पेस साइंस मानव शरीर को अंतरिक्ष के एक्सट्रीम कंडीशंस में सुरक्षित रखने की जद्दोजहद कर रहा है। 15 अप्रैल का इसरो का एक बड़ा अपडेट इसी चुनौती से जुड़ा है। हाँ, गगनयान मिशन। बिल्कुल। भारत 2026 के अंत तक अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान लॉन्च करने जा रहा है और इसी के लिए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजन का 500 सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पर एक बात जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि लिक्विड हाइड्रोजन का टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि लगभग एब्सोल्यूट जीरो के पास है। राइट। तो इतने कम टेम्परेचर और फिर जलने के बाद पैदा होने वाली भयानक गर्मी, इन दोनों को एक ही इंजन एक साथ कैसे संभालता है? ये तो मटेरियल साइंस के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। देखिए, ये वाकई मटेरियल साइंस की सबसे कड़ी परीक्षा है। हम अक्सर क्रायोजेनिक इंजन को बस ठंडे इंजन की तरह पढ़ लेते हैं, पर इसके पीछे की फिजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम हाइड्रोजन को -253 और ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर रखते हैं तो ज्यादातर धातुएं या मेटल्स उस ठंड में एक कांच की तरह ब्रिटल हो जाती हैं। मतलब वो एक हल्के से झटके से टूट सकती हैं। बिल्कुल। पर ठीक उसी वक्त जब ये फ्यूल आगे चेंबर में जलता है तो टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इंजन के एक हिस्से में एक्सट्रीम ठंड है और चंद इंच दूर भयानक आग। बाप रे! तो ये जो टेस्ट सफल हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसी अलॉयज और थर्मल कोटिंग्स बना ली हैं जो इस भयानक थर्मल शॉक को बिना फटे झेल सकती हैं। और वहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम भी तो पूरी तरह से लागू होता है ना। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एकदम सही। लिक्विड फ्यूल जलता है, गैस तेजी से फैलती हुई नोजल से बाहर निकलती है और यही गैस रॉकेट को आगे की तरफ थ्रस्ट और इम्पल्स देती है। अब ये 500 सेकंड सुनने में छोटा लग सकता है, पर उस प्रेशर और गर्मी में बिना फेल हुए काम करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग जीत है। और ये 500 सेकंड्स असल में वो क्रूशियल विंडो है जो रॉकेट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले हिस्से से बाहर निकलने के लिए जरूरी होती है। ये प्योर एनर्जी को कंट्रोल करने का साइंस है। एनर्जी को कंट्रोल करने की बात चली है तो चलिए स्पेस से वापस अपनी धरती की चुनौतियों पर आते हैं। अंतरिक्ष के लिए हमें एनर्जी को कंट्रोल करके ऊपर जाना होता है, पर जमीन पर हमारी जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज हैं वो हमें एनर्जी स्टोर करने के नए तरीके खोजने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, धरती पर चुनौतियां अलग हैं।
अब जैसे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है, 1948 में 23 रियासतों को मिलाकर इसे बनाया गया था और 1971 में ये 8वां पूर्ण राज्य बना। देवभूमि कहते हैं इसे, और यहाँ संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है। वैसे इतिहास के अलावा हिमाचल इस वक्त एनर्जी के मामले में भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। हाँ, वहाँ भारत का सबसे बड़ा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं इसी पर आने वाली थी। ये प्रोजेक्ट फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। इसको पानी से बनी एक जायंट रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझा जा सकता है। ओह, बैटरी की तरह? वो कैसे? देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसमें 2 बड़े रिजर्वॉयर या झील होते हैं, एक पहाड़ की ऊंचाई पर और एक नीचे घाटी में। अच्छा। अब दिन के वक्त जब ग्रिड में सोलर या विंड एनर्जी से एक्स्ट्रा बिजली आती है और डिमांड कम होती है, तो उस सस्ती बिजली का यूज करके नीचे वाले रिजर्वॉयर से पानी को ऊपर वाले रिजर्वॉयर में पंप कर दिया जाता है। तो एक तरह से हमने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पानी की हाइट यानी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया। सही पकड़ा। और रात में जब बिजली की डिमांड अचानक बढ़ती है और सोलर एनर्जी नहीं होती, तो वही पानी ऊपर से टरबाइन के रास्ते नीचे छोड़ा जाता है। पानी की वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को घुमाती है और हमें तुरंत बिजली मिल जाती है। क्या बात है, मतलब ग्रेविटी का यूज करके एनर्जी स्टोरेज। पर देखा जाए तो भारत जैसे देश में एक ही सोल्यूशन हर जगह तो फिट नहीं हो सकता ना। हिमाचल में हाइट और पानी है, पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का क्या करें? वहां की ज्योग्राफी बिल्कुल अलग है। हाँ, और इसी दिन का नागालैंड से एक और बड़ा अपडेट है। वहां 2027 तक 1 लाख घरों को जोड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े रूफटॉप सोलर मिशन की शुरुआत हुई है, जिसमें केंद्र ने 500 करोड़ की मदद दी है। बिल्कुल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, वहां ग्रिड लाइन बिछाने से ज्यादा स्मार्ट तो यही है कि हर घर की छत को ही एक छोटा पावर प्लांट बना दिया जाए। पर इसमें एक टेक्निकल डिटेल थी कि मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स का ही यूज होगा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एफिशिएंसी का साइंस है। इसे समझने के लिए फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को देखना होगा। इसको ऐसा सोचते हैं जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, जहां इलेक्ट्रॉन्स दर्शकों की तरह शांति से बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। जब सूरज की रोशनी जो फोटॉन्स से बनी होती है इन पैनल्स पर गिरती है, तो ये वैसा ही है जैसे स्टेडियम में अचानक तेज बारिश होने लगे। तो वो दर्शक भागेंगे? बिल्कुल। दर्शक यानी इलेक्ट्रॉन्स बारिश से बचने के लिए तुरंत अपनी जगह छोड़कर बाहर की तरफ भागते हैं। उनका यही एक दिशा में भागना इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। लेकिन इसमें मोनोक्रिस्टलीन ही क्यों बेस्ट है? क्योंकि मोनोक्रिस्टलीन पैनल्स प्योर सिलिकॉन के एक ही सिंगल अनब्रोकन क्रिस्टल से बने होते हैं। इसका मतलब है कि उस स्टेडियम में कोई बीच में दीवारें या रुकावटें नहीं हैं। ओह, तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं। सही कहा। इससे इनकी एफिशिएंसी 20 से 22% तक होती है, जो बाकी टाइप से काफी बेहतर है। अब पहाड़ों पर छत की जगह वैसे ही कम होती है, तो कम जगह में ज्यादा पावर निकालने के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। ये तो हुई पहाड़ों की बात। पर जब हम मैदानी इलाकों और बड़ी नदियों की तरफ आते हैं, तो इंजीनियरिंग की चुनौती एकदम अलग हो जाती है। बिहार के मिथिलांचल इलाके में भारतमाला परियोजना के तहत कोसी नदी पर एक नए 4 लेन मेगा ब्रिज का टेंडर निकला है, जिससे दरभंगा और सहरसा की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। हाँ, बिजनेस और टूरिज्म के लिए तो ये गेम चेंजर है। पर कोसी नदी, इसे तो बिहार का शोक कहा जाता है ना, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत तेजी से बदलती है। बिल्कुल, कोसी का फ्लो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो ऐसे में अगर नदी ही पुल के नीचे से अपना रास्ता बदल ले, तो वहां बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कितना टिकेगा? सोर्सेज में जिक्र है कि इसमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज होगा, पर नेचर के आगे इसकी क्या गारंटी है? ये डाउट आना काफी नेचुरल है। देखिए, इंजीनियरिंग किसी नदी को रास्ता बदलने से तो नहीं रोक सकती, पर वो पुल को उस अनस्टेबल मिट्टी में खड़ा रखने की गारंटी जरूर दे सकती है। वो कैसे? कोसी का एरिया तो वैसे भी भूकंप के लिए हाईली सेंसिटिव है। वही तो कैच है। जब नदी रास्ता बदलती है तो नीचे की मिट्टी शिफ्ट होती है, जिससे पुल के पिलर्स पर अलग अलग प्रेशर पड़ता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की खासियत ये है कि ये बिना किसी वाइब्रेटर के अपने आप हर कोने में इवनली फैल जाता है। अच्छा, मतलब ये इतना फ्लूइड और डेंस होता है कि अंदर हवा का कोई बुलबुला या कमजोर जगह बचती ही नहीं है। तो वो पूरे स्ट्रक्चर को एक खास तरह का लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो मतलब अगर भूकंप आता है या मिट्टी खिसकती है तो वो टेंशन एक पॉइंट पर आने के बजाय पूरे स्ट्रक्चर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पुल टूटता नहीं है। तो यहाँ साइंस कोसी को रोक नहीं रहा, बल्कि उसके नेचर और भूकंप के साथ
सामंजस्य बैठा रहा है। अप्लाइड फिजिक्स का क्या शानदार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये। पर देखिए, एक तरफ तो ये ईंट और कंक्रीट वाले फिजिकल पुल बन रहे हैं और दूसरी तरफ इसके पैरेलल एक अदृश्य पुल भी बन रहा है, डिजिटल और इकोनॉमिक पावर का पुल। हाँ, और ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से कम जरूरी नहीं है। 15 अप्रैल को ही डिजिटल साक्षरता नीति 2026 के नए नियम आए हैं। इसमें एक बड़ा नाम है पीएम दिशा 2.0, जिसका टारगेट है 10 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से लिटरेट करना। और इस बार इसमें एआई बेसिक्स और ब्लॉकचेन को भी जोड़ा गया है। राइट। और ठीक इसी के साथ आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 की रिपोर्ट भी आई, जिसके हिसाब से भारत 6.8% ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेज इकोनॉमी बना हुआ है और ग्लोबल ग्रोथ में 15% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये काफी मैसिव नंबर्स हैं। है ना? लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि क्या इन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स का उस पीएम दिशा वाली न्यूज से कोई डायरेक्ट लिंक है? क्या आईएमएफ के इन बड़े नंबर्स का गांव के लोगों से कोई लेना देना है? मैं कहूंगा कि ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है। देखिए, ये जो 6.8% की ग्रोथ है ना, ये हवा में तो नहीं आती। ये तब आती है जब जमीन पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब जब एक आम इंसान की कैपेसिटी बढ़ती है। बिल्कुल। अगर हम पीएम दिशा में जो ब्लॉकचेन वाली बात है उसे सोचें, ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो नहीं है। ये एक ऐसा डिजिटल लेजर है जिसमें छेड़छाड़ या टैंपरिंग नहीं हो सकती। राइट। अब जब किसी गांव के किसान की जमीन के कागजात ब्लॉकचेन पर सिक्योर हो जाते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। वो कॉन्फिडेंटली अपनी जमीन पर इन्वेस्ट करता है, बैंक्स उसे आसानी से लोन दे देते हैं। ओ, मतलब उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। जब 10 करोड़ लोग यूपीआई की सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन को समझकर एक्टिव इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं, तब जाकर वो आईएमएफ का मैक्रो नंबर जमीन पर हकीकत बनता है। वाओ, मतलब डिजिटल साक्षरता सिर्फ मोबाइल चलाना नहीं है, ये इकोनॉमी के इंजन में ऑयलिंग का काम कर रही है। और जब इंजन इतनी तेजी से भागेगा तो उसे बाहरी दुनिया से भी सुरक्षित रखना पड़ेगा ना। सही पॉइंट है। और जब ग्लोबल स्केल पर खुद को प्रेजेंट करना हो तो वहां आती है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। इसी दिन 15 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसे कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी या एसीसी फाइनलाइज करती है। हाँ, और इनके कंधों पर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो खुद भी पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो इस पोस्ट की वैल्यू बताता है। ये पोस्ट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इकोनॉमी और डिप्लोमेसी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वही, एक तरफ हमारी 6.8% की ग्रोथ है और दूसरी तरफ नेबरहुड फर्स्ट। देखिए, कोई भी देश आइसोलेशन में डेवलप नहीं कर सकता। अगर हमें नागालैंड में सोलर पैनल लगाने हैं या इसरो के इंजन के लिए स्पेसिफिक पार्ट्स चाहिए, तो हमें रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स की स्टेबल सप्लाई चेन चाहिए। और वो सप्लाई चेन तभी स्टेबल रहेगी जब हमारे पड़ोसियों और बाकी दुनिया के साथ रिलेशंस अच्छे हों। एकदम से ठीक। एक मजबूत फॉरेन सेक्रेटरी यही इंश्योर करता है कि बॉर्डर्स और ग्लोबल ट्रेड में वो स्टेबिलिटी बनी रहे, जो हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ को लगातार ऑक्सीजन देती रहे। तो एक तरह से ये पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे को फीड कर रहा है। अंतरिक्ष के रूल से लेकर इंजीनियरिंग की फिजिक्स, इकोनॉमिक्स के नंबर्स और डिप्लोमेसी के शतरंज, सब कनेक्टेड है। पर इन सब को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए एक बेस रूल्स की जरूरत होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और हमारे देश का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा संविधान। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती थी। हमारे सोर्सेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस है आर्टिकल 32 का, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। राइट। पर इतने बड़े संविधान में सिर्फ इसी एक आर्टिकल को आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो पूरा संविधान सिर्फ अच्छे विचारों से भरा एक किताब बनकर रह जाता। आर्टिकल 32 ही वो ताकत है जो नागरिकों को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है। मतलब अपने हक के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। बिल्कुल। अगर सिस्टम आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत जा सकते हैं। तो अगर हम इसे आज की अपनी पूरी चर्चा से लिंक करें, क्या हम ये कह रहे हैं कि नागालैंड के लोगों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने का हक या उन 10 करोड़ ग्रामीणों को ब्लॉकचेन का नॉलेज देने की जो आज़ादी है, वो इसी लीगल फ्रेमवर्क की वजह से पॉसिबल है? मैं बिल्कुल यही मानता हूँ।
कोई भी नया विचार, साइंस या इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ एक आज़ाद और न्यायपूर्ण माहौल में ही पनप सकता है। अगर लोगों के पास बराबरी का हक नहीं होगा, फ्री स्पीच नहीं होगी, तो कोई देश डाविंची जैसे इंडिपेंडेंट थिंकर्स कैसे पैदा करेगा? डिपेंड ना रहें, बल्कि लोगों के हक के रूप में जमीन पर उतरें। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग का वो क्रूर नरसंहार हुआ था। अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जो कि इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। बिल्कुल। और इस एक घटना ने पूरे भारत की आत्मा को ऐसा घाव दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि तुरंत लौटा दी, और यहीं से असहयोग आंदोलन की जमीन भी तैयार हुई थी। अच्छा, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। इस घटना का असर केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसने ब्रिटिश न्याय प्रणाली की उसकी पूरी पोल खोल कर रख दी थी। वो कैसे? देखिए, चौतरफा दबाव और गुस्से के बाद ब्रिटिश हुकूमत को मजबूरन एक जांच आयोग का गठन करना पड़ा था। इसे इतिहास में हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। हंटर कमीशन, राइट। हाँ, हालांकि वो कमीशन महज एक दिखावा था, लेकिन इतिहास में इसे एक ऐसे बिंदु के रूप में देखा जाता है जहां से भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से रहा-सहा भरोसा भी पूरी तरह से उठ गया था। और ये कितनी अजीब बात है ना, कि जिस तारीख पर इतना गहरा दुख दर्ज है, उसी 13 अप्रैल को भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में बैसाखी का उल्लास भी मनाया जाता है। बिल्कुल, खेतों में रबी की नई फसल लहलहा रही होती है। हाँ, और इतिहास के पन्ने पलटें तो साल 1699 में इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सही कहा। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि बिहार जैसे राज्यों में इसी समय को सतवानी और जुड़ शीतल के नाम से मनाया जाता है, जहां प्रकृति के नए चक्र का स्वागत होता है। इसे हम सौर कैलेंडर का विज्ञान कह सकते हैं। ये वो समय है जब सूर्य अपनी स्थिति बदलता है। अच्छा। हाँ, जिससे मौसम में बदलाव आता है और नई फसलें तैयार होती हैं। इसलिए ये दिन भारत के अलग-अलग हिस्सों में कृषि और संस्कृति के उत्सव का दिन बन जाता है। पर इसी तारीख का एक तीसरा पहलू भी है। खेतों की इस चिलचिलाती धूप और उल्लास से मीलों दूर आज ही के दिन 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। सियाचिन ग्लेशियर वाला ऑपरेशन। बिल्कुल। काराकोरम पर्वतमाला की खतरनाक ऊंचाइयों पर नियंत्रण के लिए ये एक ऐसा अभियान था जिसने सैन्य इतिहास ही बदल दिया। और आज सेना अपना 42वां सियाचिन दिवस मना रही है। एक बहुत ही गर्व का दिन है। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो वहां का भौतिक विज्ञान है। आपने शुरुआत में जो पानी उबलने वाली बात का समर्थन किया था, आखिर ऐसा क्यों होता है कि वहां पानी 100 डिग्री से पहले उबल जाता है? इसके पीछे वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का विज्ञान काम करता है। मतलब हवा का दबाव? हाँ, देखिए, समुद्र तल पर हवा का भारी दबाव होता है जो पानी के अणुओं को बांध कर रखता है। इसलिए उन्हें भाप में बदलने के लिए पूरे 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चाहिए होती है। अच्छा, तो सियाचिन में क्या होता है? सियाचिन जैसी अत्यधिक ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है और दबाव काफी कम हो जाता है। ऐसे में पानी महज 80 या 85 डिग्री पर ही उबलने लगता है। एक सेकंड, अगर पानी 80 डिग्री पर उबल रहा है तो उबल तो रहा है, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं है जो चावल या दाल को गला सके। यानी सैनिकों के लिए खाना पकाना एक बुरा सपना बन जाता है। अरे बाप रे। हाँ, उन्हें घंटों तक चूल्हा जलाना पड़ता है, फिर भी खाना कच्चा रह जाता है। ये महज एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये उस अदम्य साहस का प्रमाण है जिसके बीच हमारे सैनिक वहां डटे रहते हैं। बिल्कुल। सियाचिन की इस हड्डी कंपा देने वाली ठंड और विज्ञान की चुनौतियों से चलिए सीधे प्रकृति की दूसरी चरम अवस्था पर चलते हैं, जंगलों की आग। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। हाँ, इसरो ने हाल ही में अग्नि दृष्टि नाम का एक सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम जंगलों की आग का पता सिर्फ 15 मिनट के भीतर लगा सकता है और अलर्ट भेज सकता है। 15 मिनट? ये तो बहुत तेज है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब घने जंगलों में आग लगती है तो वहां इतना धुआं होता है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर ये सैटेलाइट आसमान से आग को कैसे देख लेता है? यहीं पर इंफ्रारेड सेंसर यानी अवरक्त किरणों की तकनीक का कमाल आता है। अच्छा, इंफ्रारेड कैसे काम करता है इसमें? देखिए, जो सामान्य कैमरे होते हैं वे दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कर काम करते हैं, जिसे धुआं आसानी से रोक लेता है। सही है। लेकिन इंफ्रारेड किरणें प्रकाश को नहीं बल्कि गर्मी को पड़ती हैं। उनकी वेवलेंथ इतनी लंबी होती है
कि वो धुएं के कणों को भेद कर सीधे आग की गर्मी को पहचान लेती हैं। अरे वाह। और इसमें एआई को इसलिए जोड़ा गया है ताकि वो समझ सके कि जो गर्मी दिख रही है वो सच में जंगल की आग है या बस किसी फैक्ट्री की चिमनी से निकलती हुई आम गर्मी। इससे गलत अलर्ट्स लगभग खत्म हो गए हैं। मतलब मशीनें अब आसमान में बैठकर खुद तय कर रही हैं कि धरती पर कहाँ खतरा है। लेकिन तकनीक का यह सफर सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। भारत और फ्रांस के बीच मंगल ग्रह पर एक नया लैंडर भेजने का समझौता हुआ है। मंगल ग्रह के मिशन हमेशा से दिलचस्प रहे हैं। बिल्कुल। और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम CNES है, वो इस मिशन में भारत को बिल्कुल वही इंफ्रारेड कैमरा तकनीक दे रही है जिसका जिक्र हमने अभी किया। लैंड करने के लिए एक खास एरोडायनेमिक ड्रैग तकनीक की बात हो रही है। ये ड्रैग क्या होता है? देखिए, मंगल ग्रह पर यान उतारना धरती की तुलना में बहुत अलग है। धरती का वायुमंडल काफी घना होता है। हाँ। तो जब कोई यान वापस लौटता है तो हवा के घर्षण या फ्रिक्शन से उसकी गति अपने आप बहुत कम हो जाती है और पैराशूट आसानी से काम करते हैं। और मंगल पर? मंगल का वायुमंडल धरती के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पतला है। वहां हवा का घर्षण न के बराबर है। अगर सिर्फ पैराशूट के भरोसे रहेंगे तो यान सीधे जमीन पर क्रैश हो जाएगा। ओहो। इसलिए यान के डिजाइन को ही ऐसा बनाया जाता है कि वो हवा को चीरने के बजाय हवा से टकराए और खुद एक ब्रेक का काम करे। इसी विशेष डिजाइन को एरोडायनेमिक ड्रैग कहते हैं। ये तो अद्भुत है। मतलब जो इंफ्रारेड तकनीक धरती पर जंगलों की आग बुझाने का अलार्म बनी हुई है, वही अब दूसरे ग्रह के रहस्य सुलझा रही है। बिल्कुल। अंतरिक्ष और जमीन की तकनीक अब एक दूसरे से जुड़ रही हैं। हाँ, और अंतरिक्ष की इन स्वायत्त मशीनों से जब हम वापस जमीन पर आते हैं तो ये सोचना लाजमी है कि मशीनों को फैसले लेने की कितनी आजादी दी जानी चाहिए। इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर सिंगापुर से आई है। हाँ, सिंगापुर ने एआई को लेकर काफी कड़े कदम उठाए हैं। सही कहा। सिंगापुर ने खुद को दुनिया का पहला एआई सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है। वहां डीप फेक और एल्गोरिदम पक्षपात के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए हैं और एआई साक्षरता को अनिवार्य कर दिया गया है। ये आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इतने कड़े नियमों से नई तकनीक का विकास रुक नहीं जाएगा? एक तरह से ये स्पीड ब्रेकर जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि नियम विकास की रफ्तार रोक देते हैं, लेकिन इसे एक कार के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। कार में ब्रेक क्यों लगाए जाते हैं? क्या कार को धीमा करने के लिए? नहीं, कार में ब्रेक इसलिए होते हैं ताकि आप उसे तेजी से और सुरक्षित तरीके से चला सकें, ये जानते हुए कि जरूरत पड़ने पर आप रुक सकते हैं। अरे वाह, क्या शानदार तुलना है। हाँ, सिंगापुर के एआई नियम वही ब्रेक हैं। डीप फेक किसी की भी आवाज या चेहरा चुराकर समाज में दंगे भड़का सकता है। ऐसे में बिना एथिक्स और साक्षरता के एआई का विकास एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसमें एक्सेलरेटर तो है लेकिन स्टीयरिंग और ब्रेक नहीं है। बिल्कुल सही। ये ब्रेक वाला उदाहरण बहुत सटीक है और भारत में इसी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टीसीएस ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। टीसीएस का वो नया जेनरेटिव एआई सेंटर? हाँ, बेंगलुरु में उन्होंने अपना सबसे बड़ा जेन एआई सेंटर शुरू किया है। वे वहां अपने 50,000 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। टीसीएस, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी, वो इस सेंटर में बैंकिंग और हेल्थ केयर के लिए सुरक्षित एआई मॉडल बना रही है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ जनरेटिव एआई का मतलब सिर्फ डेटा को पढ़ने वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि वो खुद नए समाधान, नए कोड या मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है। और यही पर सबसे बड़ा खतरा भी छिपा है। वो कैसे? देखिए, अगर कोई सामान्य एआई सिस्टम किसी आम सवाल का गलत जवाब दे तो शायद किसी को कोई खास नुकसान ना हो, लेकिन अगर हेल्थ केयर में कोई एआई गलत बीमारी डायग्नोस कर दे, ओहो, तब तो जान पर बनाएगी। बिल्कुल। या फिर बैंकिंग सिस्टम में कोई हैलुसिनेशन हो जाए, मतलब एआई अपने तरफ से कोई गलत डेटा बना दे, तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष और सुरक्षित एआई मॉडल तैयार करना समय की सबसे बड़ी मांग है। सही बात है। खैर, तकनीक किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक झटके में बदल सकती है, इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे नेशनल हाईवेज है। हाँ, टोल प्लाजा वाला सिस्टम। बिल्कुल। 13 अप्रैल से एनएचएआई ने 10 प्रमुख हाईवे पर जीपीएस टोलिंग का ट्रायल शुरू कर दिया है। 1988 में जब नई दिल्ली में एनएचएआई की नींव रखी गई थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन टोल प्लाजा पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। मतलब गाड़ियां बिना रुके सीधे गुजर जाएंगी? हाँ, अब बिना रुके सिर्फ जियो फेंसिंग तकनीक से सीधे बैंक खाते से पैसे कटेंगे। ये
ये जियो फेंसिंग काम कैसे करती है? जियो फेंसिंग को सैटेलाइट की मदद से बनाई गई एक अदृश्य दीवार की तरह समझा जा सकता है। अदृश्य दीवार? हाँ, हाईवे के एक निश्चित हिस्से के चारों ओर जीपीएस के जरिए एक वर्चुअल बाउंड्री तय कर दी जाती है। जैसे ही किसी गाड़ी का जीपीएस सिस्टम उस बाउंड्री के अंदर प्रवेश करता है, सैटेलाइट को सिग्नल मिल जाता है। अच्छा। और जब गाड़ी उस बाउंड्री से बाहर निकलती है तो सिस्टम तुरंत कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी दूरी तय की गई है और उसी हिसाब से पैसा बैंक खाते से कट जाता है। इससे तो न सिर्फ लंबे जाम खत्म होंगे बल्कि लाखों लीटर ईंधन की भी बचत होगी। बिल्कुल, ये परिवहन में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और जब हाईवे पर गाड़ियां बिना रुके दौड़ रही हैं तो अर्थव्यवस्था की गति कैसे पीछे रह सकती है? सेबी ने शेयर बाजार में एक ऐसा बदलाव किया है जो किसी क्रांति से कम नहीं है। हाँ, T+0 सेटलमेंट का लागू होना। बिल्कुल, 13 अप्रैल से T+0 सेटलमेंट का दूसरा चरण लागू हो गया है। इसे ऐसे समझते हैं कि पहले शेयर मार्केट में पैसा किसी चिट्ठी की तरह चलता था। सही कहा, बहुत इंतजार करना पड़ता था। हाँ, आपने आज शेयर बेचा तो वो T+2 सिस्टम के तहत 2 दिन बाद आपके खाते में आता था, यानी 48 घंटे तक पैसा कहीं हवा में लटका रहता था। फिर ये T+1 हुआ और अब T+0 के साथ ये इंस्टेंट मैसेजिंग जैसा हो गया है। इधर शेयर बेचा और उधर तुरंत पैसा खाते में। ये वित्तीय बाजार में भरोसे और तरलता यानी लिक्विडिटी दोनों को कई गुना बढ़ा देगा। बिल्कुल। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुश के नेतृत्व में उठाया गया ये कदम भारत के क्लियरिंग हाउस और बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी ताकत को दर्शाता है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1988 में जब सेबी बना था तब उसके पास कोई खास अधिकार नहीं थे। लेकिन 1992 में जब इसे वैधानिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला तब जाकर ये बाजार का असली प्रहरी बना। हाँ। आज का ये T+0 उसी मजबूत नींव का नतीजा है। तो पैसे और सफर दोनों की गति बढ़ रही है। 13 अप्रैल को ही दिल्ली मुंबई रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है। जी हाँ, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। जी हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, दिन में बैठकर सफर करना अलग बात है, लेकिन जब कोई यात्री 160 की स्पीड पर सो रहा हो तो एक छोटा सा झटका भी उसे बिस्तर से गिरा सकता है। इसे कैसे मैनेज किया गया है? फैक्ट्री या आईसीएफ है जहां इसका निर्माण हुआ है, उन्होंने इसके डिजाइन में बड़े बदलाव किए हैं। किस तरह के बदलाव? इस ट्रेन में पारंपरिक ब्रेक्स की जगह एडवांस्ड डिस्क ब्रेक और हवा पर आधारित एयर सस्पेंशन का उपयोग किया गया है। अच्छा, हवा पर आधारित। हाँ, ये सस्पेंशन ट्रैक के झटकों को पूरी तरह सोख लेता है ताकि इतनी तेज गति पर भी डिब्बे के अंदर कोई कंपन न हो और यात्री चैन से सो सकें। गति और आराम के साथ साथ सिस्टम में पारदर्शिता होना भी उतना ही जरूरी है। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में विकासशील देशों में शिक्षा के लिए अपना पहला सतत डिजिटल बॉन्ड जारी किया है, जिसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। बिल्कुल, और इस बॉन्ड में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक आम इंसान के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि ब्लॉकचेन शिक्षा में भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकता है। इससे एक पारदर्शी शीशे के बक्से की तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए सरकार ने स्कूल बनाने के लिए फंड दिया। पारंपरिक सिस्टम में पैसा कई हाथों से गुजरता है और रजिस्टर में कोई भी पेन चलाकर आंकड़े बदल सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता ही है। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल खाता है जो एक साथ हजारों कंप्यूटरों पर मौजूद होता है। अगर इसमें 1 रुपए की भी एंट्री होती है तो उसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। मतलब कोई हेराफेरी संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। विश्व बैंक इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि निवेशकों को ये पक्का यकीन हो कि उनके द्वारा दिया गया पैसा सीधे स्कूल की ईंटों और किताबों पर खर्च हो रहा है, न कि किसी की जेब में जा रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो पूरी शासन व्यवस्था को बदल सकता है। लेकिन इन तेज हाईवे, बुलेट की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों और डिजिटल बॉन्ड्स का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हमारे देश का इंसान स्वस्थ ना हो। बिल्कुल, मानव पूंजी सबसे ऊपर है। हाँ, तो अर्थव्यवस्था से निकलकर अब जमीनी हकीकत की तरफ देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आई है। पोषण अभियान 2.0 के कारण भारत की स्थिति में काफी सुधार दर्ज हुआ है। जैसा मैंने कहा, मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ये सूचकांक मुख्य रूप से 4 संकेतों पर काम करता है। वो 4 संकेत कौन से हैं? पहला है अल्प पोषण यानी अंडर नॉरिशमेंट, मतलब लोगों को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है।
दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, जिसका मतलब है बच्चे के कद के हिसाब से उसका वजन बहुत कम होना। यह अचानक और गंभीर भूखमरी का संकेत है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी उम्र के हिसाब से कद का ना बढ़ना, जो पीढ़ियों तक चलने वाले लंबे कुपोषण को दर्शाता है। और चौथा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। एक सेकेंड, आपने इसमें साक्षरता का कहीं जिक्र नहीं किया। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि शिक्षा और भूख का सीधा संबंध है। तो क्या साक्षरता दर को इस इंडेक्स में शामिल ना करना इसकी एक बड़ी खामी नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, हालांकि साक्षरता और कुपोषण का आपस में सामाजिक संबंध है। मतलब एक शिक्षित माँ अपने बच्चे के पोषण का बेहतर ध्यान रख सकती है, लेकिन ये इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ सीधे स्वास्थ्य और पोषण के डेटा को मापता है। मतलब ये सिर्फ शरीर के पोषण पर केंद्रित है। बिल्कुल। साक्षरता दर जैसे पैमानों को इसमें शामिल करने से असली पोषण का जो गणित है वो उलझ जाएगा। ये विशुद्ध रूप से शरीर के पोषण का सूचकांक है। समझ गया। और पोषण की बात निकली है तो बिहार से आई खबर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार के मिथिला मखाना को वैश्विक निर्यात के लिए एक नए एक्सपोर्ट हब की मंजूरी मिल गई है। मखाना तो आजकल हर डाइट चार्ट में शामिल है। हाँ, जिसे हमारे यहाँ अक्सर सिर्फ उपवास के दिनों में ही याद किया जाता था, आज वो अमेरिका और यूरोप की सुपरमार्केट्स में एक महंगा सुपरफूड बनकर बिक रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। जीव विज्ञान की भाषा में इसे यूरियाल फेरोक्स कहते हैं। यूरियाल फेरोक्स? हाँ, ये एक जलीय पौधा है जिसे तालाब के कीचड़ से निकालना बहुत ही मेहनत का काम है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और फैट लगभग 0 होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% से ज्यादा हिस्सा अकेले बिहार से आता है। अरे वाह! लेकिन जब कोई चीज इतनी मशहूर और महंगी हो जाती है तो उसकी नकल भी बाजार में आने लगती है। मिथिला मखाना को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। जीआई टैग से इसे सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया में बैठा कोई किसान अपने तालाब में मखाना उगाकर उसे मिथिला मखाना के नाम से नहीं बेच सकता। और इन आर्थिक अधिकारों और जीआई टैग्स की रक्षा के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की जरूरत होती है। हाँ, एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली। इसी 13 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और पटना हाईकोर्ट की तो ऐतिहासिक स्थापना 1916 में ही हो गई थी। यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कैसे? अक्सर राज्य स्तर की नियुक्तियों को देखकर लोग मान लेते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता होगा। हाँ, आमतौर पर यही लगता है। लेकिन ये सच नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं। यह एक बहुत बड़ा संवैधानिक सुरक्षा चक्र है। बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है ये। हमने खेतों, अदालतों और अंतरिक्ष तक की चर्चा कर ली, लेकिन ये सारी तरक्की, ये सारे कानून बेमानी हो जाएंगे अगर हमारी ये पृथ्वी ही रहने लायक ना बचे। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन इस समय सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, तो हमारे सामने जो आखिरी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इटली में होने वाले G7 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 से जुड़ी है। दुनिया के 7 सबसे अमीर और विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, इन्होंने ये फैसला किया है कि 2030 तक ये कोयला आधारित ऊर्जा को पूरी तरह से बंद कर देंगे और ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों की तरफ एक बड़ा कदम है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि विकसित देशों का ये जो 2030 का लक्ष्य है, क्या ये भारत जैसे विकासशील देशों पर भी थोपा जा सकता है? यहीं पर कूटनीति का सबसे अहम सिद्धांत काम आता है, जिसे समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां कहते हैं। मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल। देखिए, पश्चिमी देशों ने पिछले 100 सालों में कोयले का बेतहाशा इस्तेमाल करके अपनी सड़कें, अस्पताल और अर्थव्यवस्थाएं खड़ी कर ली हैं। अब उनके पास ग्रीन हाइड्रोजन जैसे महंगे विकल्प अपनाने का पैसा और तकनीक दोनों है। हाँ, उनकी स्थिति अलग है। लेकिन भारत या अफ्रीकी देशों को अभी अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। उन्हें सस्ती बिजली देनी है। वे रातों रात कोयला बंद नहीं कर सकते। लक्ष्य सबका एक ही है, पृथ्वी को बचाना।
लेकिन विकसित देशों को इसकी कीमत ज्यादा चुकानी होगी, वे विकासशील देशों को उसी पैमाने से नहीं तोल सकते। क्या अद्भुत विरोधाभास है। एक तरफ पश्चिम कह रहा है कि कोयला छोड़ो और दूसरी तरफ हमें अभी अपने करोड़ों घरों में लगातार रोशनी पहुंचानी है। यही तो जियोपॉलिटिक्स की असलियत है। खैर, आज के इस सफर को समेटने का समय आ गया है।